दोस्तों, देखते ही देखते समावर्तन ऑडियो विजुअल मैगजीन अपने 30वें अंक 30th एपिसोड में पहुंच गया और मैं डॉक्टर अजय भट्टाचार्य, आपका दोस्त और आपका होस्ट, एक बार फिर आपके बीच हमारा 30वां अंक लेकर के आ रहा हूं। आज के हमारे इस अंक में राजेंद्र भाई अपना कविता पाठ करेंगे, गोविंद सेन जी अपनी कहानी लेकर के आएंगे और हमेशा की तरह निरंजन श्रोत्री भाई अपने युवा कवियों को लेकर के आएंगे। राजेंद्र भाई, मैंने आपके जो बहुत ही प्रचलित टीवी सीरियल्स थी उसमें से चंद्रकांता देखी थी और मुझे आज भी आपका रोल पंडित जगन्नाथ जी का जो आपने रोल आपने किया था, जो आपने अभिनय किया था, वो आज भी, वो किरदार आज भी मेरे जहन में है। फिर आप चिड़ियाघर में आपने बाबूजी का रोल किया। आई मीन, इतनी डाइवर्स रोल्स और इतनी सरलता से, शायद इसीलिए आप इतने बड़े स्टार हैं। आपका स्वागत करता हूं, आप आइए। और आपका अपना एक जो स्टाइल है, उस स्टाइल में आज आप संजय कुंदन जी की कविता न्यायमूर्ति 2 ये हम सबको सुनाइए। राजेंद्र भाई। संजय कुंदन की कविता न्यायमूर्ति 2। हे न्यायमूर्ति, जब आपकी आंखों में आंसू देखे तो डर गया। लगा कि जैसे किसी ने धक्का दे दिया हो एक अंधेरी खाई में। हालांकि आपसे हमारा सीधा साधा कोई वास्ता नहीं, पर आपको देखकर भरोसा बना रहता है। ठीक उसी तरह जैसे सूरज को देखकर विश्वास बना रहता है कि हमारे जीवन में थोड़ी रोशनी तो रहेगी। आपको रोते देख सवाल उठा कि आखिर कौन है जो न्याय को भी बना रहा असहाय। हमारे इलाके में सब कुछ धीरे धीरे आता है। यहां देर से पहुंची सड़क, देर से पहुंचे बिजली के खंभे और देर से पहुंचे स्कूल और अस्पताल, लेकिन अब तक नहीं पहुंचा संविधान। कुछ लोग कहते हैं कि संविधान का रास्ता रोक दिया गया है और कुछ लोग कहते हैं कि वो आ चुका है, पर हमारी आंखें उसे देख नहीं पाती। हे न्यायमूर्ति, आपकी व्याकुलता देख बहुत कुछ साफ हो गया है। समझ में आ गया है कि हमारे जीवन में इंद्रधनुष बन क्यों नहीं उग पाया संविधान। गोविंद सेन जी, कल की आपकी कहानी, हमारे 29th एपिसोड की आपकी कहानी हमने मंत्र मुग्ध होकर सुनी। बहुत ही बढ़िया नरेशन था आपका। हमें बेसब्री से इंतजार है आपके आज की कहानी का। आपका स्वागत है। आइए गोविंद सेन जी, और अपनी कहानी हम सबको सुनाइए। नमस्कार मित्रों, मैं गोविंद सिंह अपने कहानी संग्रह सफेद कीड़े से एक कहानी पढ़ रहा हूं। कहानी का शीर्षक है बरकत। दराज से रुपया गायब है। जगदीश ने पहला ही कोर उठाया था कि जीजाजी ने वज्रपात सा किया। जगदीश यह सूचना
पा सकपका गया। कुछ क्षणों के लिए उसका हाथ थाली और होठों के बीच फ्रीज हो गया। मैं यह नहीं कहता कि रुपया तुमने लिया होगा, लेकिन तुम्हारे होते हुए उसे ले गया कौन? प्रश्न को जीजाजी ने छुरे की तरह तान दिया था। तुम तो बैठे होंगे एकदम गुमसुम, सूम जैसे। किसी उस्ताद ने हाथ साफ कर लिया होगा। इतने सीधेपन से कैसे काम चलेगा? ऐसे ही सीधे बने रहे तो दुनिया बेच कर खा जाएगी तुमको। जीजाजी की आंखों में लाल लाल डोरे उभर आए थे। जीजाजी एक छोटी सी बात को बड़ी गंभीरता से ले रहे थे, जबकि कई गंभीर बातों को वे यूं ही हवा में उड़ा देते हैं। यह उनकी अजीब आदत है। जगदीश प्रतिवाद में एक शब्द भी बोल नहीं पाया। आंखें डबडबाईं, जैसे तैसे दो रोटियां निगल हाथ धो लिए। वह स्वयं को सहज बनाए रखने की कोशिश करता रहा। सुबह शाम दराज से सारे रुपये आवेर लेने के बाद भी जीजाजी उसमें एक विशेष धुंधलाया सा रुपया अवश्य रखते थे। वह उनकी वह उनका बरकती रुपया था। इस रुपये के कारण ही दुकान में बरकत रहती है, यह उनका पक्का विश्वास था। वही रुपया आज दराज से गायब है, जिसका जिम्मेदार वे जगदीश को ठहरा रहे थे। गुमटी में जाकर जगदीश सो नहीं पाया। जीजाजी की कटुतिक्त बातें उसे कचोटने लगी। एक एक करके सभी बातें याद आने लगी। उसका मन हुआ जी भर को रो ले। बिना सोचे समझे वो क्यों चला आया यहाँ? जो मकसद लेकर आया था, क्या वह पूरा हुआ? हायर सेकेंडरी करने के बाद चाहकर भी आगे पढ़ने के लिए शहर कॉलेज नहीं जा पाया। साइंस की महंगी पढ़ाई उसके बूते की बात नहीं थी। पुश्तैनी धंधे में उसे कोई खास रुचि नहीं थी। एक तो वैसे ही उनका धंधा है दृष्टि से देखा जाता है, और फिर पूरी जिंदगी वह इसी में गुजार दे, उसे मंजूर नहीं था। वह कोई सरकारी नौकरी चाहता था। तमाम प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद उसने अच्छी द्वितीय श्रेणी बनाई थी। लेकिन आजकल नौकरियां इतनी आसानी से कहाँ मिलती हैं? फिर उसके पास योग्यता के अलावा है भी क्या? न पैसा, न कोई पहुंच। ऐसे निराशा के दौर में उसे जीजाजी उम्मीद के एक किरण के रूप में नजर आए थे। वे उसके दूर के रिश्तेदार की बहन के पति थे। जब भी गांव आते चुटकी बजाते हुए कहते, बड़े बड़े अफसरों से मेरी जान पहचान है। जगदीश बाबू को तो मैं यूं चुटकी में कहीं भी लगवा दूंगा। प्रभावित हो पिताजी ने जगदीश को आड़े वक्त के लिए 600 रुपये देकर जीजाजी के साथ रवाना कर दिया था। शहर में ठीक कोर्ट के सामने जीजाजी ने अभी अभी घूमटी ली थी, जिसका अभी नामांतरण होना भी शेष था। वे एक पुरानी इमारत की तीसरी मंजिल पर कोठरी नुमा एक छोटे से कमरे में किराए से रहते थे। कमरे में घुसने के लिए खिड़की नुमा दरवाजा था, झुककर भीतर घुसना पड़ता था। शुरू में अभ्यास न होने और लंबे कद के कारण जगदीश का माथा कई बार चौखट से ठुका था। छोटे से कमरे में सामान जबरन ठूस ठूस कर भरा था। कमरा देखकर जगदीश सोच में पड़ गया था कि वह कैसे समा पाएगा इन सब के बीच। 4 प्राणी तो पहले ही कमरे में रह रहे थे, पिताजी, जीजी, पिंटू और पिंकी। वे जनवरी की सर्द रातें थी। 8-10 दिन जगदीश को उसी कमरे में सुलाया गया। नई और सकरी जगह में एक दूसरे से सटकर सोने में उसे घुटन सी हो रही थी। एक अजीब से तनाव से घिर गया था वह। उसे लगातार महसूस हो रहा था
उसके कारण जीजाजी की प्राइवेसी भंग हो रही थी। कमरे के बाहर गच्ची पर जगह तो थी, लेकिन ठंड रोकने लायक बिस्तरों का प्रबंध नहीं था। तभी एक दिन तय हुआ कि वह दुकान पर सोया करेगा। उसे 2 गुदड़ियां और एक दरी दे दी गई। अब रात को खाने के बाद वह सोने के लिए गुमटी पर आ जाया करता था। इस जर्जर गुमटी में जीजाजी ने सैलून खोल रखा था, जिसे वे दुकान कहते थे। गुमटी के पतरे जंग लगने के कारण छलनी हो चुके थे। दुकान बीच चौराहे पर होने के कारण रास्ता लगभग पूरी रात चालू रहता था। ऐसे कोलाहल में उसे अक्सर देर तक नींद नहीं आती थी। ऊपर से नौकरी की चिंता खाए जा रही थी। इधर जीजाजी का व्यवहार भी काफी संदिग्ध लग रहा था। जो रुपये उसको पिताजी ने आते समय दिए थे, उसमें से आधे रुपए तो जीजाजी ने गुमटी के नामांतरण के लिए पहले ही ले लिए थे। शेष राशि भी चुट-पुट घरेलू खर्च में खत्म हो गई, जिसका कोई हिसाब नहीं रखा गया था। जीजाजी ने उससे कहा था कि वे जल्दी ही उसके रुपए लौटा देंगे, लेकिन आज तक नहीं लौटाए थे और उसे उनकी वापसी की भी कोई खास उम्मीद नहीं थी। जगदीश जब भी उन्हें नौकरी की याद दिलाता, वह कहते, अरे मैं तुम्हें रेलवे में लगवाऊंगा, इन छोटे मोटे ऑफिसों में नहीं। रेलवे की नौकरी तो राजा नौकरी होती है, बस थोड़े दिन और ठहर जाओ। फिर वे रेलवे की नौकरी के फायदे गिनवाने लगते, बताने लगते कि किन किन अफसरों से उनकी दोस्ती है। ये सब मेरे पास ही बाल बनवाते हैं। बस फला साहब से बात हुई नहीं कि तुम्हारी नौकरी पक्की समझो। कई दिनों तक वो बात होती नहीं, और होती भी तो कोई न कोई अड़चन अवश्य आ जाती। टाइपिंग सीखने के बाद जब भी उठाता तो कहते, बस अगले महीने विकास टाइपिंग सेंटर पर लगवा दूंगा आपको, वो तो मेरा दोस्त ही है। और वह अगला महीना कभी ना आता। कभी 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 कभार जगदीश अधीर हो उठता तो वे उसे फिर नए दिलासे से बहला देते। दिलासे देने में बड़े माहिर थे। सैलून पर वे जगदीश से बराबर पूरा काम ले रहे थे। खुद दुकान पर कम ही टिकते। सुबह 10-11 बजे आते, दराज से पूरा पैसा अवेर कर बाजार में निकल पड़ते। उनकी पुरानी लत के तहत भांग घोटा की दुकान पर पहुंचते। भांग का एक बड़ा गोला मुंह में सटकाते और फिर पता नहीं कहाँ घूमते फिरते। वैसे उनसे कोई व्यसन छूटा नहीं था, लेकिन भांग उन्हें विशेष प्रिय थी। सुबह के बाद वे शाम 7-8 बजे ही दुकान की सुध लेते। आते ही फिर दराज से रुपए 100 अपनी जेब के हवाले कर देते। यह उनका नित्य का नियम था। धीरे धीरे घर का सारा काम जगदीश के जिम्मे होता चला गया। बच्चों का टीचर भी वही था। पिंटू को जोड़ घटाओ और पिंकी को अ आ इ ई सिखा रहा था। बाजार से सब्जी एवं किराना सामान लाना उसका ही काम था। जीजाजी मंडी से गेहूं तुलवा देते, टाट का ठेला उसे ही उठा कर लाना पड़ता। जीजी जब भी छूने की होती तो रोटियां बेलने और पानी भरने का अतिरिक्त बोझ आ पड़ता। जीजाजी इन कामों में जरा भी मदद नहीं करते। उनके अनुसार ये सब औरतों के काम हैं, मर्द ऐसे काम नहीं करते। जगदीश के कपड़ों की दशा शोचनीय थी। 2 पैंट थे, लेकिन शर्ट केवल एक ही बचा था। वह भी पीठ कुहनियों पर से गल चुका था। जरा सा तनाव पड़ता कि चर्र से फटने लगता। एक पैंट थोड़ा ठीक था, लेकिन दूसरे के पीछे 2 कारियां लग चुकी थी। एक दिन बाबूजी खबर लेने आए थे, तो उसकी दशा देख चिंतित हो उठे। फटे मैले कपड़े और उसका दुबलापन उनसे छुपा न रह सका। लेकिन जीजाजी ने उन्हें आश्वस्त कर भेज दिया था।
घर जाकर पिताजी ने तुरंत कपड़े खरीदने के लिए पैसे भेजे थे। जीजाजी ने कुछ रुपये जगदीश को पकड़ाकर शेष रुपये बेहिचक अपनी जेब में डाल दिए। शंकर सेठ, जहां उनका खाता चलता था, ये दुकान से शर्ट पीस दिलवा दूंगा, अभी मुझे रुपयों की जरूरत है, उन्होंने कहा था। लेकिन वह शर्ट पीस कभी ना आ सका और रुपए भी। सोचते सोचते पता नहीं कब रात गुजर गई। धूप की एक धारी उसकी गुदड़ी पर उतर आई। लोगों और वाहनों के आवाजाही का शोर तेज हो गया। सुबह का उजाला घुमटी में फैलने लगा था। नींद आने के कारण उसकी आंखें जल रही थी, माथा भन्ना रहा था। बेमन से उठकर उसने गुदड़ियों को यथास्थान समेट कर रख दिया था। वह दिन भर जीजाजी से तना रहा। उन्हें देखते ही उसके मन में कड़वाहट भर जाती। शाम को उन्होंने नियमानुसार दराज टटोली। अरे जगदीश जी, रुपया तो दराज की जोड़ में फंसा था। धुंधला सा तथाकथित 1 रुपए का बरकती सिक्का उनकी हथेली पर था। तो उसे उस अपराध की सजा दी गई जो उसने किया ही नहीं। जगदीश ने आज बहुत तीव्रता से महसूस किया कि जीजाजी उसे बरकती रुपये की तरह गुमटी में रखना चाहते। लेकिन वह कोई बेजान रुपया नहीं है। वह सोच सकता है, समझ सकता है। और जगदीश ने मन ही मन एक निर्णय ले लिया। दूसरे दिन सुबह जब जीजाजी गुमटी पर आए तो पाया कि जगदीश गायब है। उन्होंने दराज टटोली, बरकती रुपया वहीं मौजूद था। तो ये थी मेरी कहानी बरकत। हमारे साथ सतत 30 एपिसोड तक बने रहने वाले हमारे अभिन्न मित्र निरंजन श्रोत्री जी का हार्दिक स्वागत है। आइए निरंजन भाई, अपने युवा कवियों को लेकर के और हमें आज कुछ नई अच्छी बढ़िया कविताएं सुनाइए। निरंजन श्रोत्री जी। नमस्कार दोस्तों। मित्रों, आज सुनते हैं युवा कवित्री अंजू शर्मा की कविताएं। अंजू शर्मा को हमने समावर्तन के दिसंबर 2013 के रेखांकित स्तंभ में प्रकाशित किया था। और सबसे बड़ी बात यह है कि अंजू जो है वो कविताओं के साथ में कहानी में भी उतनी ही सक्रिय है। मैं कविता संग्रहों की बात बाद में करूंगा, पहले कहानी संग्रह। एक नींद हजार सपने और सुबह ऐसे आती है, उनके 2 कहानी संग्रह हैं। और कविताओं में कल्पना से परे का समय और 40 साला औरतें। 40 साला औरतें दरअसल मेनोपॉज को लेके बहुत अच्छी और मार्मिक कविता है और बहुत चर्चित कविता है अंजू शर्मा की। अंजू शर्मा को इलियाद त्रिवेणी पुरस्कार, राजीव गांधी एक्सीलेंस अवार्ड, साहित्य श्री पुरस्कार से नवाजा जा चुका है। अंजू वैसे तो हाउसवाइफ है, गृहिणी है और स्वतंत्र लेखन करती है, लेकिन बहुत सक्रिय है। अंजू अपनी कविताओं में स्त्री संसार की तब से अब तक की कहानी को बहुत बेबाकी के साथ कहती हैं। वे इस कविता यात्रा में अपनी परंपरा, अपनी जातीय स्मृति, उन सबको जीवंत करते हुए भी स्त्री की जो अग्रगामी और प्रगतिशील चेतना है, उनसे इन सबको जोड़े रखती हैं। तो आइए दोस्तों, सुनते हैं अंजू शर्मा की कविताएं। नमस्कार दोस्तों, जो कविता मैं आज सुनाने जा रही हूँ उसका शीर्षक है दोराहा। ये तय था उन्हें नहीं चाहिए थी तुम्हारी बेबाकी। ये तय था उन्हें नहीं चाहिए थी तुम्हारी बेबाकी, तुम्हारी स्वतंत्रता, तुम्हारा गुरूर और तुम्हारा स्वाभिमान। तुम सीखती रही छाया पकड़ना, तुम बनाती नहीं रही रेत के कमजोर घरोंदे।
तुम सजती रही उनकी ही सौंपी बेटियों से। वे मांगते रहे समझौते, वे चाहते रहे कमिटमेंट, वे चुराते रहे उपलब्धियां, वे बनाते रहे दीवार। तुम बदलती रही हर पल उस ट्रेन में जिसके चालक बदलते रहे सुबह दोपहर और सांझ। उन्हें चाहिए थे तुम्हारे आंसू, उन्हें चाहिए थी तुम्हारी बेबसी, उन्हें चाहिए था तुम्हारा झुका हुआ सर, उन्हें चाहिए था तुम्हारा डर। वहां एक पगडंडी कर रही है इंतजार नए कदमों का। तय करो स्त्री, आगे तो रहा। मेरी अगली कविता का शीर्षक है बड़े लोग। वे बड़े थे, बहुत बड़े, वे बहुत ज्ञानी थे। बड़े होने के लिए जरूरी है कितनी सीढ़ियां वे गिनती जानते थे। वे केवल बड़े बनने से ही संतुष्ट नहीं थे, उन्हें बखूबी आता था बड़े बने रहने का भी हुनर। वे सिर्फ हंसते आंकने में अनुमानित मूल्य इस समीकरण का कि कितना नीचे गिरने पर कोई बन सकता है, कितना अधिक बड़ा। मेरी अगली कविता का शीर्षक है तीली। रहना ही होता है हमें अनचाहे ही कुछ लोगों के साथ, जैसे माचिस की डिबिया में रहती हैं तीलियां सटी हुई एक दूसरे के साथ। प्रत्यक्षता शांत और गंभीर, एक दूसरे से चुराते हुए नजरें, पर देखते हुए हजारों हजार आंखों से। तो तलाश में बस एक रगड़ की और बदल जाने को आतुर एक दावा नली। वे भूल जाते हैं कि तीलियों का धर्म होता है सुलगाना। वे भूल जाते हैं कि तीलियों का धर्म होता है सुलगाना चूल्हा या किसी का घर। खुद कहाँ जानती हैं तीलियां, खुद कहाँ जानती हैं तीलियां, होती है स्वयं में एक सुषुप्त ज्वालामुखी हर एक तीली। कब मिलता है अधिकार उन्हें चुनने का अपना भविष्य। कभी कोई तीली बदलती है पवित्र अग्नि में, तो कोई बदल जाती है लेडी मैकबेथ। मेरी अगली कविता का शीर्षक है मुआवजा। अगर कविता के बदले मुआवजे का चलन हो, अगर कविता के बदले मुआवजे का चलन हो, तो मुझे सोचना है कि ये क्या हो सकता है। संभाहर में मांग बैठूं मधुमक्खियों से कल ही बनाया गया ताजा शहर, कि भिगो सकूं कुछ शब्दों को इसमें, ताकि विदा कर सकूं कविताओं से कम से कम थोड़ी सी तो तलखी। या मैं मांग सकती हूँ कुछ नए शब्द भी, या मैं मांग सकती हूँ कुछ नए शब्द भी, जिन्हें प्रयोग कर सकूं अपनी कविताओं में बार बार आते दुख, छलावे, प्रतिकार या प्रतिरोध के बदले। आपके लिए यह हैरत का सबब होगा अगर मैं मांग रखूं कुछ डिब्बों की। आपके लिए यह हैरत का सबब होगा अगर मैं मांग रखूं कुछ डिब्बों की, जिनमें कैद कर सकूं उन स्त्रियों के आंसू जो गाहे बगाहे सुबह उठती हुई मिल करता हूँ। हाँ, मुझे उनकी खामोश बुद्धि चीखों वाले डिब्बे को दफन करने के लिए एक माकूल जगह की भी दरकार है। हो सकता है आप कहें कि मैं बहुत ज्यादा मांग रही हूँ, हो सकता है आप कहें कि मैं बहुत ज्यादा मांग रही हूँ, पर मेरे लिए कविता लिखते लिखते अक्सर बदल जाने वाले अर्थ को लेकर अपनी चिंता से छुटकारा पाना भी एक मांग है, ताकि मैं भी लिख सकूं पुरसुकून होकर, ताकि मैं भी लिख सकूं पुरसुकून होकर। फूल, सपने, खुशी, मुस्कानी और सभी। क्या कहीं मिल सकता है मुझे ये मुआवजा? दोस्तों, किया आपने सब्सक्राइब समावर्तन ऑडियो विजुअल मैगजीन को कि नहीं? अगर नहीं किया हो तो एक बार फिर याद दिलाता हूं, जल्दी से
सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्रिप्शन के बाद जो बेल आइकन है उसको दबाना मत भूलिएगा। नोटिफिकेशन हम आपको भेजना चाहेंगे और आपके कमेंट्स और आपके सजेशंस जो आप हमको भेजते रहे हैं, चाहे अगर आप अपने लेख भेजना चाहें, अपनी कविताएं भेजना चाहें, अपनी कहानी भेजना चाहें तो आपका स्वागत है। हमारा पता नोट कर लीजिए। हमारा वेबसाइट है www.समावर्तन.com। हमारा ईमेल आईडी है समावर्तन145@gmail.com। यूट्यूब में और फेसबुक पे आप हमको देखते रहते हैं। तो अगले हफ्ते मैं आपसे फिर मिलने आऊंगा शनिवार के दिन। उस बीच थोड़ा टाइम निकाल करके समावर्तन को सब्सक्राइब और आपके कमेंट्स और सजेशंस जरूर भेजिएगा। नमस्कार। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चैनल का लिंक दिया हुआ है। आप उस पर क्लिक करके समावर्तन चैनल तक पहुंच जाएंगे। वहां पर चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, कमेंट बॉक्स में अपने महत्वपूर्ण कमेंट ज़रूर कीजिएगा।